क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपये है जो कि क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि किसी वस्तु पर जो अंकित मूल्य अंकित किया गया है ना, वो मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, लेकिन जब उस वस्तु को बेचा जाता है तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। तो हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर लाभ होगा या हानि होगी। तो आप यहाँ पर समझिए कि अगर हम यहाँ पर क्रय मूल्य को 100 यूनिट मान लेना तो प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने माना कि क्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट है। अब हमें अंकित मूल्य तो आसानी से पता लग जाएगा क्योंकि हमें पता है ना कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 125 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि 100 का अगर हम 25% निकालेंगे और 25% निकालेंगे तो 25 के बराबर ही आएगा, और 100 में हमें 25 जोड़ना होगा क्योंकि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो क्रय मूल्य अगर 100 यूनिट है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 125 यूनिट हो जाएगा। अब आगे प्रश्न में कहा गया है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। तो हमें ये पता लगाना है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आपको पता है कि अंकित मूल्य 125 यूनिट है, तो 125 यूनिट पर 20% की हमें क्या देनी है, छूट देनी है। तो हम ये पता लगाते हैं कि छूट कितने रुपए की देनी है, यानी कि कितने यूनिट की छूट देनी है। तो हमें 125 का 20% तो निकालना ही होगा। अब हम जल्दी से निकाल लेते हैं। 5 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा 20, और यहाँ पर 20 से 20 कट जाएगा और ये कितना आएगा, 25 आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया है कि 125 का 20% जब निकाला जाता है ना, तो फिर वो किसके बराबर आता है, 25 यूनिट के बराबर आता है। तो यहाँ पर हमें छूट देनी है तो हमें यहाँ पर 125 में से 25 यूनिट माइनस करने होंगे और ये विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, यहाँ पर विक्रय मूल्य आ जाएगा 100 यूनिट, क्योंकि 125 में से हमने 25 यूनिट को घटाया है तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना आ गया है, 100 यूनिट आ गया है। अब प्रश्न में हमें ज्ञात क्या करना है, आपको पता है कि प्रश्न में ज्ञात करना है कि लाभ होगा या हानि होगी। आप ये देखिए कि लाभ और हानि हमें पता कैसे चलती है। हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में देखना होता है कि कितना अंतर है, जभी तो हमें पता लगता है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर ही है, यानी कि जितने रुपए में वस्तु खरीदी गई है उतने रुपए में ही वस्तु अगर बेच दी गई है, तो फिर तो ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। और ऐसी ही स्थिति इस प्रश्न में है। आप देखिए, क्रय मूल्य हमने 100 यूनिट माना था, और लेकिन हमने जब ऐसे प्रश्न हल किया तो यहाँ पर विक्रय मूल्य भी कितना आ गया है, 100 यूनिट ही आ गया है। तो अब आप ये देख सकते हो कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। तो यहाँ पर ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है, और ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर 15% की छूट भी देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। वस्तु का क्रय मूल्य हमने मान लिया है कि 100 यूनिट है। अगर क्रय मूल्य 100 यूनिट माना है ना, तो अंकित मूल्य तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से 20% अधिक क्या है, अंकित मूल्य है। प्रश्न में ऐसा कहा गया है ना कि दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो क्रय मूल्य अगर यहाँ पर 100 यूनिट है तो 100 का हमें 20% निकालना होगा, और आपको पता है कि 100 का 20% तो 20 के बराबर ही होता है। तो यानी कि हम अगर 100 में 20 यूनिट जोड़ देंगे तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 120 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा ही कहा गया था कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ये ज्ञात करना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ पता लगाना है तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो पता होने चाहिए। क्रय मूल्य तो हमने मान ही लिया है, लेकिन विक्रय मूल्य भी तो पता होना चाहिए। अगर विक्रय मूल्य नहीं पता होगा तो फिर हम लाभ या हानि नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर अब हम विक्रय मूल्य निकालते हैं, लेकिन विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, आप ध्यान दीजिए। प्रश्न में दिया हुआ है कि अंकित मूल्य पर ही यहाँ पर
15% की छूट दी जाती है। तो यहाँ पर ये अंकित मूल्य कितना है, 120 यूनिट है और 15% की यहाँ पर छूट दी जा रही है। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा, 120 का 15% निकालना होगा, जिससे कि हमें ये पता लगे कि कितने रुपए की छूट दी जा रही है। तो 20 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है। यहाँ पर तो आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 5। 5 के पहाड़े से हम 15 भी काट सकते हैं और यहाँ पर आ जाएगा 3 और 6 गुणा 3 करने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 120 का अगर 15% निकाला जाता है तो फिर कितना आता है, 18 यूनिट आता है। तो यहाँ पर हमें छूट देनी है तो 120 में से हमें 18 यूनिट घटाना होगा और यहाँ पर फिर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 102 यूनिट हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि छूट देने के बाद फिर वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है, 102 यूनिट में बेचा गया है। अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वस्तु को खरीदा कितने में गया था, 100 यूनिट में खरीदा गया था, लेकिन वस्तु को बेचा गया है कितने में, 102 यूनिट में बेचा गया है। तो यहाँ पर अब आप ये देख ही सकते हो कि 2 यूनिट का लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, 2 यूनिट का लाभ हो रहा है। लेकिन हमें आंसर किस में देना है, आंसर हमें देना है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है, 2 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, बट्टे में हमें क्या लिखना होगा, क्रय मूल्य। तो 100 यूनिट हम यहाँ पर क्रय मूल्य लिख देंगे और मल्टीप्लाई तो हम यहाँ पर 100 से करेंगे, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ पर जो आंसर आएगा लाभ प्रतिशत का वो कितना आएगा, 2% आएगा। आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 2%, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखता है, उसे कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो एक व्यक्ति जो पेट्रोल के ऊपर खर्चा करता है उस व्यक्ति को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा रुपया, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो फिर खर्च भी रुपए ज़्यादा करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। प्रश्न में कहा गया है कि यहाँ पर पेट्रोल की कीमत में तो 19% बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जो व्यक्ति है ना वो पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करने का इरादा करता है। लेकिन अगर यहाँ पर 19% बढ़ोतरी हो रही है और व्यक्ति 12% ही अतिरिक्त खर्च कर रहा है, अगर व्यक्ति 19% ज़्यादा खर्च करता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि वह 12% ही केवल अतिरिक्त खर्च कर पाएगा। तो हमें ये बताना है कि कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद को कम करना पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति को फिर पेट्रोल कम खरीदना होगा, क्योंकि वो ऐसा चाहता है कि 12% से ज़्यादा वह खर्च नहीं करेगा। तो 12% से ज़्यादा खर्च नहीं करेगा, जबकि पेट्रोल की कीमत तो 19% बढ़ गई है। तो हमें यहाँ पर यही बताना है कि पेट्रोल उसको कितना कम खरीदना होगा, यानी कि कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद को कम करना होगा। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि अगर हमें किसी वस्तु का खर्चा निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप बाजार से 1 किलो चीनी लेकर आते हैं और आपको पता है कि 1 किलो चीनी का जो मूल्य है वो कितना है, 20 रुपये है। तो आप खर्चा कैसे निकालोगे, लेकिन खर्चा निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि चीनी की कीमत कितनी है और आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप चीनी कितना यूज़ लोगे, यानी कि आप चीनी कितना खरीदोगे, कितनी चीनी आपके घर में काम आती है। इस तरह से आपको यहाँ पर सोचना होगा। तो अगर आप अपने घर में चीनी का खर्चा निकालोगे कि चीनी का खर्चा कितना आता है, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि चीनी की कीमत कितनी है। तो आपने सोचा कि यहाँ पर चीनी की कीमत तो कितनी है, 20 रुपये है। लेकिन फिर आप ये सोचोगे कि चीनी कितनी खरीदी जाती है, यानी कि कितनी उपयोग में ली जाती है। तो आपने ऐसा सोचा कि 5 किलो ही यूज़ की जाती है। 1 महीने का खर्चा निकाल रहे हो, चाहे आप कितने भी समय का खर्चा निकाल रहे हो, लेकिन आपको ये दो वैल्यू पता होनी चाहिए कि चीनी की कीमत क्या है और चीनी कितना आप यूज़ ले रहे हो। तो यहाँ पर जो चीनी का खर्चा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। इस तरह से आप सिर्फ इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए कि जब खर्चा निकालना होता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कीमत क्या है और खपत क्या है, यानी कि कितनी हम यूज़ लेते हैं। तो आपको अब ये फॉर्मूला तो पता लग ही गया है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर हमें खर्चा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, कीमत का गुणा हम किससे कर देते हैं, कीमत का गुणा हम खपत से कर देते हैं।
तो अब हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ जाती है, 19% बढ़ जाती है, और व्यक्ति जो है वो पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्चा कर सकता है, और हमें ये पता लगाना है कि कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद को कम करना होगा। तो आपको ये पता है कि हमें ज्ञात क्या करना है, पेट्रोल की खरीद को, यानी कि पहले हम कितना यूज़ करते थे उसकी तुलना में अब कितना कम यूज़ करेंगे, यानी कि हमें प्रश्न में जो ज्ञात करना है ना, वो खपत ज्ञात करनी है कि हमने कितनी खपत कम करी, यानी कि कितना पेट्रोल कम उपयोग में लिया। तो हमें खपत यहाँ पर ज्ञात करनी है। अगर हमें खपत ज्ञात करनी है तो इस फॉर्मूले से आप खपत की वैल्यू निकाल पाओगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि खर्चा कितना है और खर्चे के बट्टे में क्या आ जाएगा, कीमत आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर खपत निकाल पाएंगे। हमने इस फॉर्मूले से ही ये वैल्यू लिखी है कि खपत बराबर क्या होगा, खर्चा बट्टे कीमत होगा। तो यहाँ पर अब आपको ये समझ में आने लगा है कि यहाँ पर हमें प्रश्न में ज्ञात तो क्या करनी है, खपत ज्ञात करनी है। तो हमें किस तरह से ज्ञात करना होगा, खपत बराबर होता है खर्चा बट्टा क्या होता है, कीमत होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो अब आपको पता है कि हमें खपत ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि खर्चे में वृद्धि कितनी हो रही है। पहले खर्चा कितना किया जाता था, पहले खर्चा अगर हम मान लेते हैं कि 100% किया जाता था, अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं खर्चा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओल्ड, ओल्ड यानी कि पहले वाला खर्चा, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं न्यू, यानी कि जैसे कि कीमत में वृद्धि की गई है तो उसके अनुसार खर्चे में कितनी वृद्धि की है या फिर कमी की है। तो यहाँ पर तो दिया हुआ है कि पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्चा करने का इरादा किया जाता है। तो 12% से आप यहाँ पर समझ सकते हो, अगर हम 12% का भिन्न रूप भी निकालें तो फिर ये किसके बराबर होगा, ये होगा 12/100 के बराबर। और जब हम इसको हल करेंगे यानी कि 4 के पहाड़े से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3/25 के बराबर। तो 12% किसके बराबर होता है, 12% होता है 3/25 के बराबर। तो अब आप ये समझिए कि अगर पहले खर्चा 25 यूनिट किया जाता था, क्योंकि बट्टे में 25 लिखा हुआ है तो ये हम पहले वाली वैल्यू मानेंगे, लेकिन 25 का 12% किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। तो अगर 12% खर्चे में वृद्धि की जा रही है तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि 3 यूनिट की वृद्धि की जा रही है। तो अगर यहाँ पर 25 यूनिट हमने पहले वाला खर्चा माना है और 3 यूनिट की हम वृद्धि कर दे तो यहाँ पर नया खर्चा कितना होगा, 28 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि 25 में हमने 3 जोड़ दिया है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने यहाँ पर पुराना खर्चा लिखा है और अब हमने यहाँ पर तीन तीन यूनिट की वृद्धि कर दी है, यानी कि 12% की वृद्धि कर दी है। तो ये नया खर्चा कितना आ गया है, 28 यूनिट आ गया है। अब आप यहाँ पर कीमत में भी देख सकते हो कि कीमत यहाँ पर 19% बढ़ गई है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर हम 19% का भिन्न रूप निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 19/100 के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ पर मान ले कि बट्टे में लिखा हुआ है 100, ये तो पहले वाला मूल्य है, लेकिन 19% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 100 का 19% 19 के बराबर होता है। और अगर वृद्धि हो गई तो नया मूल्य हो जाएगा 100 से कितना हो जाएगा, ये 119 हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। तो अब हम आगे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है खपत, क्योंकि हमें यही तो पता लगाना है कि कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद को कम करना पड़ा, यानी कि पहले कितना यूज करते थे अब कितना यूज करते हैं, पहले हमें ये पता लगे उसके बाद हम निकालेंगे प्रतिशत में आंसर। तो अगर हमें खपत निकालना है तो आपको खपत का फॉर्मूला बता दिया गया है कि खर्चा बट्टे कीमत होता है, यानी कि खर्चे में हमें कीमत से भाग देना होता है। तो हम ये पता लगाते हैं कि पहले कितनी खपत की जाती थी, तो खर्चा कितना है 25 और कीमत कितनी है 100। तो हमें खर्चा बट्टा कीमत करना होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25/100, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला में देखिए आप खर्चा बट्टे कीमत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर खर्चा 25 है और बट्टे में हमने क्या लिख दिया है 100। इस प्रकार से यहाँ पर खपत आ जाएगी। फिर हम अनुपात, क्योंकि ये सब अनुपात में हम लिख रहे हैं, और यहाँ पर जो नई खपत हम निकालेंगे तो यहाँ पर खर्चे में हमें कीमत से भाग देना होगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पर समझना है। अब हम हल भी कर सकते हैं, 25 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं तो कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/4 अनुपात 28/119। अब हम यहाँ पर हल करते हैं। तो आपको पता है कि खपत का जो अनुपात आया है ओल्ड वाला
और यहाँ पर हम लिख लेते हैं न्यू वाला। तो यहाँ पर तो आया था 1/4 और यहाँ पर कितना आया था, ये आपको पता है कि 28/119 आया था। लेकिन इस अनुपात को हम सही प्रकार से लिख देते हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 4 है और ये 119 है, तो हमें 4 गुणा 119 करना होगा इस अनुपात में, क्योंकि जिससे कि ये 4 और बट्टे में लिखा हुआ जो ये 4 और 119 है ये हट जाए। तो हमें यहाँ पर अनुपात में किससे गुणा करना चाहिए, 4 गुणा 119 से करना चाहिए, और यहाँ पर 28/119 है और इस अनुपात में भी हमें 4 गुणा 119 से करना होगा। तो यहाँ पर 119 से 119 कट जाएगा और यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा। तो अब आप ये देख सकते हो कि ये जो खपत का अनुपात आएगा वो कितना आएगा। यहाँ पर देखिए ये तो 119 है और अनुपात और 28 का गुणा 4 से किया जाएगा तो कितना आएगा, ये तो आपको पता है कि 112 आएगा। तो ये जो अनुपात है वो कितना आ गया है, 119 अनुपात 112। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो खपत का अनुपात आया है वो ओल्ड और न्यू के बीच में कितना आया है। तो यहाँ पर तो आया है 119 और यहाँ पर आया है 112। तो अब आप ये अनुपात से भी तो देख सकते हो कि यहाँ पर अनुपात में कमी की गई है, और कितनी कमी की गई है ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पहले तो खपत कितनी की जाती थी, यानी कि पहले पेट्रोल कितना यूज किया जाता था, 119 यूनिट यूज किया जाता था। लेकिन जैसे ही कीमत में वृद्धि की गई, लेकिन 12% खर्चा बढ़ाया गया, फिर भी यहाँ पर जो खपत कम की गई वो आप देख सकते हो कि खपत में यहाँ पर अंतर आ रहा है, और ये अंतर कितने का है, 7 यूनिट का है। लेकिन हमें आंसर प्रतिशत में देना है कि कितने प्रतिशत की कमी की गई, तो 7 यूनिट की कमी की गई। लेकिन हमें यहाँ पर बट्टे में क्या लिखना होगा, पहले वाली खपत लिखनी होगी जो कि कितनी है, 119 है, और मल्टीप्लाई हमें किससे करना होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर हमें करना होगा 100 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 700/119। तो आइए अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 700 बट्टे क्या आएगा, 119। तो यहाँ पर हमें अब भाग देना होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, 119 गुणा हमें 5 तो करना ही चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 595। अगर हम 119 गुणा 6 करेंगे तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 119 गुणा 5 करने पर कितना आ रहा है, 595 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 5 फिर दशमलव, फिर 700 में से अगर हम 595 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 105, और यहाँ पर हमें दशमलव लगाना होगा और यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। तो अब हम 119 गुणा कितना करें, 119 गुणा हम 8 कर लेते हैं। तो यहाँ पर 9 8 72, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 1 और यहाँ पर 7 15 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 952। तो यहाँ पर ये 8 बार तो भाग जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अगर हम 119 गुणा 9 करेंगे तो यहाँ पर ये 1050 से ज़्यादा हो जाएगा। अब हम आंसर देख सकते हैं, क्योंकि आंसर आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी में आ ही रहा है, 5.8 तक तो हमारा आंसर आ ही गया है, बाकी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम 8 और लिख देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। प्रश्न में पूछा गया था कि कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद को कम करना होगा, तो 5.88% कम करना होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के आधार में 66 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहने से कितने प्रतिशत ऊंचाई कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि त्रिभुज के आधार में वृद्धि की जाती है। अगर त्रिभुज के आधार में वृद्धि की जाएगी तो फिर क्षेत्रफल में भी तो वृद्धि होगी, लेकिन प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि क्षेत्रफल तो स्थिर ही रहना चाहिए। यानी कि पहले जितना क्षेत्रफल था जब आधार में वृद्धि नहीं की गई थी, और जब आधार में वृद्धि कर ली गई है तो भी क्षेत्रफल वही रहना चाहिए। पर ऐसा तो हो नहीं सकता, आधार में वृद्धि होगी तो फिर क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी कही गई है कि अगर क्षेत्रफल को हमें स्थिर बनाए रखना है, यानी कि पहले जितना क्षेत्रफल बनाए रखना है, तो हमें उस स्थिति में ऊंचाई को कम करना होगा। और प्रश्न में यही पूछा गया है कि ऊंचाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो ये 1/2 का गुणा किया जा रहा है, इससे तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आधार और ऊंचाई में हम परिवर्तन करेंगे तो क्षेत्रफल में भी परिवर्तन आएगा। लेकिन क्षेत्रफल तो हमें समान ही रखना है। लेकिन हम यहाँ पर मान लेते हैं कि आधार को तो हम मान रहे हैं कि 3 यूनिट है, और ऊंचाई को हम मान लेते हैं कि 4 यूनिट है। तो अब हम देखते हैं कि क्षेत्रफल कितना आएगा। तो यहाँ पर ये 2 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर ये 2 बार, और 3 दूनी कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा 6 वर्ग इकाई।
लेकिन अब हमें क्या करना है, आधार में हमें वृद्धि करनी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आधार हमने कितना लिखा था, ये सिर्फ हम उदाहरण से समझा रहे हैं आपको, प्रश्न को हल करने का तरीका अलग होगा, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए तभी आप जान पाओगे कि हम प्रश्न को कैसे हल कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम आधार में वृद्धि कर रहे हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि पहले आधार अगर 3 यूनिट था तो अब हम 4 यूनिट लिख लेते हैं, बढ़ोतरी तो हो गई ना। तो अगर यहाँ पर हमें क्षेत्रफल अभी भी 6 यूनिट ही लेकर आना है, 6 वर्ग इकाई ही लेकर आना है, क्योंकि क्षेत्रफल तो स्थिर रहना चाहिए, तो हमें यहाँ पर ऊंचाई को कम करना होगा। और कितना कम करना होगा आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पहले ऊंचाई कितनी थी, 4 थी, और यहाँ पर आधार कितना था, 3 था। तो 3 × 4 ही तो हो रहा था, 3 × 4 करा तो 12 आ गया, और 12 में 2 से भाग दिया तो फिर 6 आ गया। अब यहाँ पर 4 तो लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर 3 लिख देंगे ना तो भी आंसर 6 ही आएगा। आप देख सकते हो कि 4 × 3 करने पर 12 आ जाएगा, और 12 में 2 से भाग दिया जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि जैसे कि हमने यहाँ पर आधार में वृद्धि करी, आधार हमने 3 से 4 कर दिया, तो फिर ऊंचाई कितनी हो गई, 4 से 3 हो गई। आप समझिए कि पहले अगर आधार 3 था और आधार हमने 3 से 4 कर दिया, तो ऊंचाई अगर पहले 4 थी तो ऊंचाई 4 से 3 हो जाएगी। तभी यहाँ पर आंसर कितना आ सकता है, आंसर समान आ सकता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर जिस अनुपात में यहाँ पर आधार में वृद्धि होगी ना, उसी अनुपात में ऊंचाई में कमी हो जाएगी। अब हम इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पर प्रश्न को हल करेंगे, और 1/2 से तो कोई अंतर आएगा नहीं, आप इतना समझ गए हो। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आधार, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऊंचाई। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओल्ड, ओल्ड यानी कि पहले वाले आधार या फिर पहले वाली ऊंचाई, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं न्यू, यानी कि वर्तमान में अब कितनी हो गई, वृद्धि करने के बाद या फिर कमी करने के बाद। तो यहाँ पर अब ये देखिए कि आधार में 66.2/3% की वृद्धि की जा रही है। तो 66.2/3% का भिन्न रूप क्या होगा। तो यहाँ पर ये मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में चेंज करते हैं। तो 3 का गुणा 66 से होगा तो 198 आएगा, और 198 में 2 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 200/3, लेकिन प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो यहाँ पर हमें बट्टे में 100 भी लिखना होगा। तो यहाँ पर अब हम हल कर लेते हैं, यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, और 66.2/3% किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 66.2/3% भिन्न में किसके बराबर होता है, 2/3 के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पर किस तरह से प्रश्न को हल करें। तो यहाँ पर आप देखिए कि आधार में वृद्धि हो रही है ना, तो यहाँ पर जो ये बट्टे में 3 लिखा हुआ है, ये तो हम मान रहे हैं कि पहले जो आधार था वो कितना था, 3 यूनिट था, लेकिन आधार में वृद्धि हो रही है, और कितनी वृद्धि हो रही है, 66.2/3% की। तो 3 का 66.2/3% किसके बराबर होता है, 2 यूनिट के बराबर होता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि पहले आधार अगर 3 यूनिट था, तो अब हमें वृद्धि करनी है 66.2/3%, यानी कि 2 यूनिट की वृद्धि करनी है। तो यहाँ पर जो ये आधार होगा वो 3 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 2 यूनिट की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। अगर यहाँ पर आधार में वृद्धि हो रही है, 3 से 5 हो रहा है, तो अब आपको बता दिया गया है ना कि हमें क्षेत्रफल तो समान ही लेकर आना है, तो ऊंचाई को हमें किस प्रकार कम करना होगा। अगर यहाँ पर आधार 3 से 5 हो रहा है, तो ऊंचाई फिर हमें 5 से 3 करनी होगी, क्योंकि अब आप ये देख सकते हो कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो समान ही आएगा, यानी कि 3 × 5 करने पर 15 ही आएगा, और 5 × 3 करने पर 15 ही आएगा। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आधार को बढ़ा रहे हैं, तो उस स्थिति में हमें यहाँ पर जो ऊंचाई है उसको कम करना होगा, और ये ऊंचाई हो जाएगी 5 से 3। तो अब हम यहाँ पर ये पता लगाते हैं कि कितने प्रतिशत ऊंचाई में हमें कमी करनी होगी। तो यहाँ पर हमें आंसर जो है वो प्रतिशत में देना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि पहले अगर ऊंचाई 5 यूनिट थी, तो अब कितनी हो गई है, 3 यूनिट हो गई है। तो यहाँ पर कमी तो हुई है, और कितने की कमी हुई है, 2 यूनिट की कमी हुई है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो कमी हुई है वो 2 यूनिट है, और पहले कितनी थी, पहले 5 यूनिट ऊंचाई थी, तो बट्टे में हमें पहले वाली ऊंचाई लिखनी होगी, और मल्टीप्लाई तो हम यहाँ पर 100 से करेंगे ही ना, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में देना है। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 5 के पहाड़े से 100 कटेगा, ये कटेगा 20 बार, और 20 का गुणा अगर 2 से किया जाएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 40%, यानी कि ऊंचाई में कितनी कमी करनी होगी, 40% की कमी करनी होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।
क्वेश्चन है 60 किलो मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टिन 3:2 के अनुपात में हो और मिश्र धातु बी में टिन और तांबा 1:4 में हो तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक मिश्र धातु तो ए है और दूसरी मिश्र धातु क्या है, बी है। तो जो पहली मिश्र धातु है यानी कि जो मिश्र धातु ए है वो तो कितने किलो की है, 60 किलोग्राम की है। और जो दूसरी मिश्र धातु बी है वो कितने किलोग्राम की है, 100 किलोग्राम की है। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि इन दोनों मिश्र धातुओं को मिश्रित किया जाएगा। तो प्रश्न में पूछा गया है कि यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टिन कितना है, 3:2 के अनुपात में है और मिश्र धातु बी में टिन और तांबा कितने में है, 1:4 में हो, तो जो नई मिश्र धातु है ना उसमें टिन की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पर अब आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ए और बी मिश्र धातु को मिश्रित किया जा रहा है और हमें ये पता लगाना है कि जो मिश्र धातु बनेगी ए और बी से मिलकर उसमें टिन की मात्रा कितनी होगी। तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं ना कि मिश्र धातु ए में टिन की मात्रा कितनी है और मिश्र धातु बी में टिन की मात्रा कितनी है। और जब दोनों मिश्र धातु ए में जो सीसा और टिन का अनुपात है वो कितना है, सीसा और टिन का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2 है। तो यहाँ पर हम ये पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर जो मिश्र धातु ए है वो जो 60 किलो की है तो यहाँ पर टिन की मात्रा कितनी होगी। तो 3 और 2 को अगर हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 5 यूनिट। यानी कि जो पहले मिश्र धातु है वो अनुपात के अनुसार तो कितनी है, 5 यूनिट है। लेकिन यहाँ पर 5 यूनिट की वैल्यू ही किसके बराबर होगी, 5 यूनिट बराबर होगा 60 किलोग्राम के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 12 किलोग्राम। और आपको पता है कि जो सीसा और टिन का अनुपात है वो कितना है, 3:2 दिया हुआ है। 3:2 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर हमने 3 और 2 को जोड़ा तो 5 यूनिट आ गया। इसी 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 60 किलोग्राम के। तो यहाँ से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली जो कि कितनी आई है, 12 किलोग्राम आई है। लेकिन हमें तो ये देखना है कि टिन की मात्रा कितनी है। तो टिन की मात्रा तो 2 यूनिट है अनुपात के अनुसार। जब 1 यूनिट बराबर यहाँ पर 12 किलोग्राम है तो 2 यूनिट किसके बराबर होगा, 24 किलोग्राम के बराबर होगा। यानी कि मिश्र धातु ए में जो टिन की मात्रा है वो कितनी है, 24 किलोग्राम है। और जब हम इसको मिश्र धातु बी के साथ मिलाएंगे तो 24 किलोग्राम तो उसमें होगा ही होगा टिन का। अब हम ये पता लगा लेते हैं कि जो मिश्र धातु बी है उसमें टिन की मात्रा कितनी है। हमें ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो मिश्र धातु ए थी ना इसमें टिन की मात्रा कितनी है, 24 किलोग्राम है। अगर टिन की मात्रा 24 किलोग्राम है तो हम सीसे की मात्रा भी निकाल सकते हैं। वैसे प्रश्न में पूछी नहीं गई है लेकिन हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि मिश्र धातु जो ए है वो 60 किलोग्राम की है, जिसमें से 24 किलोग्राम तो क्या है, टिन है। तो बाकी बचा यहाँ पर 36 किलोग्राम, वो क्या होगा, सीसा होगा। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो मिश्र धातु बी है उसमें टिन की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पर मिश्र धातु जो बी है वो टिन और तांबा की बनी हुई है और टिन और तांबा का अनुपात जो यहाँ पर दिया हुआ है वो कितना है, यहाँ पर 1:4 है। तो यहाँ पर जो ये टोटल अनुपातों का जो हम योग करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 5 यूनिट। और यहाँ पर 5 यूनिट की वैल्यू ही किसके बराबर दी हुई है, 100 किलोग्राम के बराबर दी हुई है। तो 5 यूनिट बराबर कितना है, 100 किलोग्राम है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 यूनिट बराबर आएगा यहाँ पर 20 किलोग्राम के। तो यहाँ पर हमें टिन की मात्रा ज्ञात करनी है। तो टिन की मात्रा तो अनुपात के अनुसार 1 यूनिट ही है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 20 किलोग्राम आ गई है। यानी कि जो दूसरा मिश्र धातु बी है उसमें टिन की मात्रा कितनी है, 20 किलोग्राम है। तो यहाँ से हमें यही समझना था कि मिश्र धातु ए में कितनी मात्रा है और मिश्र धातु बी में टिन की मात्रा कितनी है, क्योंकि प्रश्न में टिन की मात्रा ही पूछी गई है। तो यहाँ पर जो मिश्र धातु बी है उसमें टिन की मात्रा कितनी है, आपको पता है कि 20 किलोग्राम है। अगर टिन की मात्रा 20 किलोग्राम है तो यहाँ पर जो ये मिश्र धातु बी है वो टिन और तांबा से बनी हुई है। तो तांबे की मात्रा कितनी हो जाएगी, 100 किलोग्राम में से अगर हम 20 किलोग्राम घटा देंगे तो तांबे की मात्रा कितनी बच जाएगी, 80 किलोग्राम बच जाएगी। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि जो पहली मिश्र धातु है यानी कि जो मिश्र धातु ए है उसमें तो टिन की मात्रा कितनी है, 24 किलोग्राम है। और जो मिश्र धातु बी है उसमें टिन की मात्रा कितनी है, 20 किलोग्राम है। तो जब हम इन दोनों मिश्र धातुओं को मिश्रित करेंगे तो उसमें टिन की मात्रा कितनी होगी, मिश्र धातु ए से तो टिन की मात्रा कितनी आएगी, 24 किलोग्राम आएगी। और मिश्र धातु बी से टिन की मात्रा कितनी मिलेगी, 20 किलोग्राम। 24 और 20 को जोड़ेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 44 किलोग्राम आ जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर हम मिश्र धातु बना रहे हैं मिश्र धातु ए और बी से, उस मिश्र धातु में कितनी मात्रा होगी टिन की, 44
44 किलोग्राम होगी। प्रश्न में यही पूछा गया था कि जो नई मिश्र धातु बनेगी उसमें टिन की मात्रा कितनी होगी, तो टिन की मात्रा होगी 44 किलोग्राम। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।